ठीक है, अब स्टार्ट है। तो क्या हो चुका है ये बताओ। हाँ सब ठीक है। क्या क्या हो चुका है और क्या करना है बताओ, तभी तो चलेंगे। फीमेल चल रहे हैं ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बातचीत ना करें। सिस्टम। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। ठीक। इसको हमने डिवाइड किया था 3 हिस्सों में कि 4 हिस्सों में। 4 हिस्सों में। पहला था हमारा ओवरी। ओवरी जिसे हमने प्राथमिक जननांग कहा था। प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग क्यों कहा था? क्योंकि इसके अंदर मादा युग्मक। मादा युग्मक यानी गैमिट, या इसे डायरेक्ट ओवा लिख दे। ओवा का निर्माण हो रहा था, साथ ही साथ जो मादा हार्मोन्स हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइडल या स्टेरॉइडल हार्मोन्स के, फीमेल सेक्स स्टेरॉइडल हार्मोन्स या नेचर से जो स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइडल होते हैं। सीधा नाम लिख दो, वो क्या थे तो जान ही रहे हो। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजेन का यहाँ श्रवण हो रहा था, सेक्रेशन हो रहा था। इसलिए इसे हमने क्या कहा था? प्राथमिक जनन कहा था। ठीक है। अगर हम ये देख रहे थे अगर हम प्राथमिक जननांग को देखें तो हम सेसेरी डक्ट की तरफ अपने आप मूव कर जाएंगे। ये आपका, पहले तो हम डक्ट वाला कर रहे हैं, और आज हमारा जो लेक्चर चलेगा वो इसी पे चलेगा। लेकिन सोचना क्या है, जो गैमिट बनी वो कहाँ बनी और उस गैमिट को आना कहाँ। इस पूरे कंसेप्ट को पहले तो आप समझ लो, बिना समझे काम नहीं होना। ये आपका क्या था ना, ओवरी की क्या है ये डंठल, क्या कहते थे इसको? लिगामेंट। ओवेरियन ओवेरियन लिगामेंट से क्या लगी हुई थी? ओवरी लगी हुई। ओवेरियन लिगामेंट से हमारी ओवरी लगी हुई थी, ये लगी हुई थी। और इस ओवरी को अगर हमने बाहर निकाला, इधर भी ओवरी लगी हुई थी, इधर भी आपकी ओवरी। इमेजिन करो कि इस ओवरी को अगर हम बाहर निकालते हैं, यहाँ देखते हैं, इस ओवरी को अगर हम बाहर निकालते हैं, कहाँ गया? बाहर निकाले, कुछ ऐसी स्थिति आपने देखी थी? ओवरी बाहर से पतली एपिथीलियम से घिरी थी। तो जितनी लाइनें हैं ये सारी लाइनें आपकी तैयार होनी चाहिए। कैसी एपिथीलियम थी? पतली एपिथीलियम थी। इसके अंदर आपने स्ट्रोमा को भर रखा था।
इसके अंदर जो टिश्यू आपने भरा था या जो टिश्यू पाया जाता है उसे आपने क्या कहा था? स्ट्रोमा कहा था। अब इस स्ट्रोमा में जिधर फॉलिकल या पुट्टिकाओं का विकास हो रहा था उसे आपने कॉर्टेक्स कहा था, परिधीय कॉर्टेक्स या स्ट्रोमल कॉर्टेक्स कहा था। इस परिधीय कॉर्टेक्स या स्ट्रोमल कॉर्टेक्स के अंदर आप फॉलिकल का डेवलपमेंट देख रहे हो, पुट्टिकाओं का विकास देख रहे हो। अच्छा, ये ब्लैक तो चले नहीं, आप पुट्टिकाओं का विकास देख रहे हो। देखो, ये पुट्टिकाएं आपकी विकसित होती जा रही हैं, देख सकते हो। तो जहां पुट्टिकाओं का विकास हो रहा है उस रीजन को आपने क्या कहा था? कॉर्टेक्स कहा था। परिधीय कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स या परिधीय कॉर्टेक्स कहा था। परिधीय कॉर्टेक्स कहा था। और बीच वाली एरिया या इनर भाग को आंतरिक मेड्यूला कहा था या स्ट्रोमल मेड्यूला। आंतरिक मेड्यूला कहा था। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हो कि जब इस ओवरी को फॉलिकल स्टिम्युलिंग हार्मोन्स दिया जाएगा तब ये फॉलिकल डेवलप होंगे, तब ये फॉलिकल आपके क्या होंगे? डेवलप होंगे। और फॉलिकल जब डेवलप होंगे तो अंत में ये फूट जाएंगे। जैसे आप गैमेटोजेनेसिस में जाओगे तो मैं इस पूरे कंसेप्ट को आपके सामने रखूंगी, पर ये जान लो कि जब तक ये फॉलिकल अपने साइज में नहीं बढ़ेंगे तब तक ये फूटेंगे नहीं। इनके फूटने के लिए जरूरी है कि इनकी साइज क्या हो? बड़ी। साइज बड़ी होने के लिए जरूरी है कि इनके ऊपर फॉलिकल स्टिम्युलिंग हार्मोन्स का इफेक्ट हो। और फॉलिकल स्टिम्युलिंग हार्मोन्स तब अपना प्रभाव इनके ऊपर डालेगा जब निकलेगा कहाँ से? एंटेरियर पिट्यूटरी से। और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, चूंकि और ये फॉलिकल स्टिम्युलिंग हार्मोन्स स्रावित करेगी जब इसे खुद ही हाइपोथैलेमस द्वारा क्या मिलेगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बार बार नाम सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि अब से लेकर के oogenesis तक ये सारे नाम सुनेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक नाम सुनेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा, याद हो जाएगा। याद करना महत्वपूर्ण है, समझ में तो अब आना शुरू हो ही गया है। अब समझ में आने के साथ साथ तुम्हें याद भी करना है। अब अलग से टाइम नहीं देना है, क्या समझेंगे तो कल याद करेंगे ना। अभी समझ लिए और अभी हमें याद भी करना है, ये बात हमें ध्यान रखना। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जब हमारा ब्रेन, हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, सब जानते हो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज कर रहा है तो पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिम्युलिंग हार्मोन्स दे रही है, और वो भी कौन सी? एंटेरियर पिट्यूटरी। और यहाँ से आपके फॉलिकल का विकास शुरू हो रहा है और ये सारी चीजें एक निश्चित एज पर काम कर रही है। फॉलिकल जब विकसित हो जाएगी तो अंत में यह फॉलिकल फूट जाएगी। अंत में यह फॉलिकल फूट जाएगी। जब फॉलिकल फूटेगी तो यहाँ की दीवार को भी तोड़ेगी। देखो, ये फॉलिकल फूटी, दीवार भी। तो इस फॉलिकल के अंदर एक विशेष स्ट्रक्चर होता है, एक विशेष स्ट्रक्चर होता है, हम सीखेंगे oogenesis में, घबराना नहीं बस, जिसे हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं। और ये सेकेंडरी oocytes एक लेयर द्वारा कवर होती है जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। इस तरीके की कुछ रचना, इनके बाहर कोरोना रेडिएटा वगैरह होते हैं। तो ये सिर्फ नाम सुनो, घबराने की बात नहीं है। नाम इसलिए सुनते रहो कि कई दफा ये नाम बोले जाएंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम क्लास में आते हैं तो हमको सबका नाम याद थोड़े होता है, पर नाम सुनते सुनते हमको याद हो जाता है। तो इसी तरह कई बार नाम बोलने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि आप उस नाम को सुनो और याद करो। ये यहाँ से रिलीज हुई क्योंकि यह रचना तो इसके अंदर ही बन रही थी। इसके अंदर ये सारी रचना, ब्लैक आ गया, इसके अंदर ही ये सारी रचना आपकी बन रही थी। अगर इसके अंदर ये सारी रचना बने, खुद ही इमेजिन करो, तो जब ये फूटेगा तो ये बाहर आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली तब ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा ना।
और ये रचना यहाँ से क्या हो गई? इस प्रोसेस को तुम oogenesis की, अरे क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हो। इस प्रोसेस को तुम ओव्यूलेशन कहते हो। ये तुम्हारा रिलीज क्या हो गया? इसके बाहर खैर कोई लेयर नहीं होती है, इसको लेयर समझने गलती मत करो। ये तुम्हारा रिलीज क्या हो गया यहाँ पे? ओवा। एनसीईआरटी इसको डायरेक्ट इस टाइम पे क्या लिख रही है? ओवा। और सही वर्ड इसके लिए लिखा जाएगा सेकेंडरी oocytes, और हिंदी लिखना चाहो तो बस सेकेंडरी द्वितीयक oocyte कर दो। द्वितीयक oocyte कर लो। सेकेंडरी का मतलब सिर्फ क्या होता है? द्वितीयक होता है, और oocyte तो अपनी जगह पे रहेगी, उसका कोई हिंदी नहीं। सोचो ये कि जो हमारी ओवा या सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई है, उसका फ्यूचर क्या है? आखिर इस ओवरी का जो काम था वो इसने तो कर दिया, इसने सेकेंडरी oocytes को रिलीज कर दिया। आगे क्या होना है इस oocyte के साथ? तो आप कह रहे हो कि अब यहाँ oocyte हमारी रिलीज हो चुकी है। इमेजिन करो, यहाँ हमारी oocyte रिलीज हो चुकी है। मानो ये टूटा, एक मिनट, यहाँ पर ओवरी की वाल टूट रही है, और ओवरी की वाल के टूटने से अब ऐसा थोड़े कि ये बिल्कुल खराब हो गई है, खराब थोड़े हो सकती है। जरा यहाँ देखो, इस रचना को देखो, तो तुम पूरी कंसेप्ट को समझ पाओगे। यहाँ ओवरी की वाल टूटी है ना, लेकिन इस जगह को जो फॉलिकल टूट रही है, उस फॉलिकल ने कवर किया है कि नहीं किया है? बताओ। उस फॉलिकल ने क्या इसको यूं ही छोड़ दिया है? नहीं ना। ये तुम्हारी ये फॉलिकल इस पूरी ओवरी को ऐसे अंदर कवर कर रही है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो कुछ भी उबाह के बाहर नहीं आएगा। ये मत सोचना कि ये फूट गई तो सब मटेरियल बाहर निकल जाएगा, ऐसा कुछ होना नहीं है। और वैसे भी सेल है यहाँ, टिश्यू है यहाँ, तो ये मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करेगी और बाद में कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तुम्हारा बाहर आ गया। चलो, अब हम ये देख रहे हैं, ये हमारी सेकेंडरी oocytes यहाँ रिलीज हुई, मान लो इसके चारों तरफ जोना पेलियो सीधा रहा, और इसके बाहर की ओर, यद्यपि की बुक ने इस कंसेप्ट को लिया नहीं है, पर डायग्राम में दिखाया, इसके चारों तरफ ये कोरोना रेडिएटा है। कोविड वाला कोरोना नहीं, कोरोना रेडिएटा है। तो आप कोविड वाला कोरोना मत समझ ले। ये निकल गया बाहर ओवरी से। अब करना क्या है? इसका कलेक्शन करना है, और कलेक्शन के बाद इसका फर्टिलाइजेशन कराना है। फर्टिलाइजेशन के बाद उसका डेवलपमेंट कराना है, और डेवलपमेंट के बाद उसका इम्प्लांटेशन करा देना है, यूट्रस के अंदर ला करके लगा देना। तो फिर कि ये सारी चीजें सेकेंडरी oocytes को इकट्ठा करना, सेकेंडरी oocyte का निषेचन कराना, और निषेचन के बाद उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास कराना, भ्रूणीय विकास के दौरान उसका इम्प्लांटेशन करा देना। और एक्चुअली आप इम्प्लांटेशन के बाद के वर्ड के लिए भ्रूणीय विकास यूज करते हो, जाइगोट और इम्प्लांटेशन के बीच आप भ्रूणीय विकास यूज नहीं करते हो। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपने निषेचन कराया। निषेचन कहाँ होगा? इसका कलेक्शन कौन करेगा? इसको एकत्रित कौन करेगा? इसका निषेचन कहाँ होगा? निषेचन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो कहाँ बनेगा? जाइगोट के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगी वो कहाँ बनेगी? ब्लास्टोसिस्ट जो है वही आकर के जब यूट्रस की वॉल के साथ लगती है तो उसे आप इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण कहते हो। तो वो कहाँ होगा? अंतःरोपण कहाँ होगा? और पूरा बच्चे का विकास जो 9 महीने के अंदर होगा वो कहाँ होगा? ये सारी चीजें होंगी। और किस रास्ते से बच्चा माँ के गर्भ से, वूम से बाहर आएगा, ये हमारे दिमाग में उठने वाले सवाल
प्रश्न होने चाहिए कि भाई ये देखो यहाँ से निकल गया, अब इसका होना क्या। तो करो कि ये जो जितनी बातें हमने बोली, चाहे वो निषेचन की बात हो, चाहे वो जाइगोट फॉर्मेशन की बात हो, चाहे वो ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण की बात हो, चाहे वो ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के अंदर लगने की बात हो यानी इम्प्लांटेशन की बात, चाहे वो पास्चुरेशन या बेबी का बाहर निकलने की बात हो डेवलपमेंट के बाद, तो कह रहे हो कि इस सारी चीजों के लिए, इस सारी घटनाओं के लिए पर्टिकुलर फीमेल के पास फीमेल के पास पर्टिकुलर नलिकाएं होती हैं जिन्हें सहायक नलिकाएं कहा जाता है। तो जो दूसरा आपको पार्ट मिला था इनका, वो क्या था? सहायक नलिका। दूसरा भाग हमारा क्या था? सहायक नलिकाएं। यही हमें पढ़ना है, सहायक नलिकाएं। तो सहायक नलिकाएं आपने देखा। सहायक नलिकाओं में क्या क्या चीजें आती, बुक क्लियर कहती है कि सहायक नलिकाओं में अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी है, जिसे हम इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब या ओवी डक्ट कहते हैं। तो कह रहे हो कि अंडवाहिनी से लेकर के यानी फैलोपियन ट्यूब या ओवी डक्ट से लेकर के, ये टोटल आपका ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है या अंड वाहिनी है। दूसरा ये आपका यूट्रस हो गया, यूट्रस। और तीसरा ये आपका वेजाइना हो गया, वेजाइना, वेजाइना। तो वो बिल्कुल क्लियर आपको लिखती है कि इसमें आपको फैलोपियन ट्यूब मिल जाएगी, यूट्रस मिल जाएगा और क्या मिल जाएगी? वेजाइना। जहां तक सर्विक्स की बात है, जिसे आप कह रहे हो सर्विक्स, ये यूट्रस का ही लास्ट सिरा है जो अचानक से क्या हो गया? पतला हो गया। इसलिए इसका नाम पर्टिकुलर लिखा नहीं गया है। तो आप इससे परेशान नहीं होना कि इसका नाम क्यों नहीं है। इसका नाम सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसका भाग है? यूट्रस का ही भाग है। क्लियर हो यहाँ तक? तो चलो अब हम इसको देखते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। रिवीजन का फायदा ये होता है कि जो कल आप पढ़े थे वो आज आपका क्या कहते हैं, रिपीट हो गया। चीजें जहां कंफ्यूजन रही होंगी सब खत्म हो गई। आप कह रहे हो कि ये जो डक्ट है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, अगर हम इस डक्ट को देखें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? जरा फिर से मैं इस डक्ट को बनाऊंगी, इस डक्ट को बनाऊंगी मैं फिर से। तुम कहो कि इस डक्ट की उत्पत्ति हो रही है ओवरी की परिधि से, जो कि यूट्रस की दीवार से लगी ओवरी है। तो इस डक्ट की उत्पत्ति ओवरी की परिधि से हो रही है। तुम देख सकते हो किससे हो रही है? ओवरी की परिधि से हो रही है। और जहां इसकी उत्पत्ति हुई है, जरा देखो, ये किप की तरह, उस एरिया में ये क्या है? किप की तरह दिखाई दे रही है, फनल शेप दिखाई दे रही है, जो तेल डालने वाली कुप्पी होती है उसकी तरह दिखाई दे रही है। फिर ये अचानक से थोड़ा चौड़ा होती है। डायग्राम में बहुत क्लियर नहीं है बुक के, लेकिन यहाँ थियरी में बिल्कुल क्लियर। और फिर से ये पतली हो जाती है और ये देखो ये जाकर के यहाँ मिल गई। और आप ये देखो जरा, अच्छी बात ये देखो कि दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब, इधर की भी और इधर की, ये वाली फैलोपियन ट्यूब भी और ये वाली फैलोपियन मिल करके अचानक बहुत चौड़ा हो गए। देख रहे हो ना? तो यही क्या बना रहा है? गर्भाशय। यही क्या बना रहा है? गर्भाशय। तो इस पूरी डक्ट को यहां से लेकर के यहाँ तक पूरी डक्ट को तुम क्या कहते हो? फैलोपियन ट्यूब या ओवी डक्ट, या इसे कहते हो अंड वाहिनी। ठीक है, अंड वाहिनी। देखो इस अंड वाहिनी के कितने भाग किए जा सकते हैं? एक टिप वाला भाग जिसका
अंतिम सिरा बंद है परंतु झालरदार। बंद तो है ही परंतु कैसा है, झालरदार है। तो कह रहे हो कि ये जो झालरदार वाली रचना दिख रही है ये बंद वाला सिरा, और ये जो किप वाली रचना दिख रही है, तो पहली झालरदार वाली रचना को हम क्या कहते हैं, जो बिल्कुल झालर दिख रही है यहाँ पे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसकी हिंदी क्या होती है जी? झालर ही कह रहा है, फिब्री या झालर। फिब्री तो इंग्लिश है, तो आप हिंदी में लिख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिब्री। फिब्री या इसे क्या कहते हो, झालर। फिब्री या इसे क्या कहते हो, झालर। क्लियर है? झालरदार रचना है इसलिए इसको क्या कहा, झालर कहा। बिल्कुल क्लियर रखना कंसेप्ट। देखो अंतिम सिरा, यह डक्ट ओवरी से चलकर यूट्रस तक जा रही है। यह डक्ट ओवरी से चलकर कहाँ जा रही है, यूट्रस तक जा रही है। तो तुम कह रहे हो कि इस डक्ट का अंतिम सिरा झालरदार है, तो झालरी कहोगे। और इसके ऊपर जो कीप की तरह की रचना है, जो कैसी रचना दिख रही है, कीप की तरह रचना दिख रही है, झालर को क्या लिखोगे, ये अंगुली सदृश रचना है, अंगुली सदृश रचना। और यह बंद है, यह बंद सिरा है किसका, तो कह रहे हो कि इस रचना के ऊपर हमें किप की तरह की रचना दिख रही है, किप शेप, फनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा, जिसे हम इनफंडीबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफंडीबुलम। और हिंदी में कहोगे तो कीपक कहोगे। ये कीप की तरह की रचना है, कीप सदृश रचना है, सदृश रचना है, इसलिए इसे क्या कहा आपने, कीप। अंगुली सदृश रचना को झालर कहा, कीप सदृश रचना को कीपक कहा। ठीक है, अब कह रहे हो कि इसके ऊपर वाला जो भाग है वो अचानक से आपको कैसा दिख रहा है, ऐसे फूला हुआ दिख रहा है। देखो ये फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो कह रहे हो कि इस फूले हुए भाग को हम टेम्पुला कहते हैं। इस फूले हुए भाग को हम टेम्पुला, इसकी हिंदी कठिन है तुम्बिका, और एम्पुला आसान है, इसलिए आप एम्पुला ही लिख लें। इंग्लिश इसकी आसान है एम्पुला, और हिंदी इसकी क्या है, तुम्बिका है। और इसके बाद ये अचानक से पतली हो गई है, इसे हम क्या कहते हैं, पतली हो गई तो संकीर्ण पथ, या क्या कहते हो, स्थमस, स्थमस या संकीर्ण। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो अंडवाहिनी है उसके कितने हिस्से हो गए, एक नहीं, वैसे तो चार नहीं करते हैं, इसके एक हिस्से कर लो, कीप, कीपक, सॉरी, इसके आप हिस्से कर लो। इसका नाम यहाँ पर मत लिखो, मतलब नंबरिंग मत दो, नाम तो लिखोगे। कीपक, कीपक का बंद परंतु झालर सदृश भाग क्या कहलाता है, झालर। दूसरा एम्पुला, एम्पुला, कीपक आगे चल करके ब्रॉड हो जाता है, फैल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एम्पुला। और एम्पुला फिर से संकीर्णित हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं, स्थमस कहते हैं। क्लियर हो, या संकीर्ण स्थमस को ही कह सकते हो। स्थमस जिस टाइम ना याद आए बोर्ड के टाइम में, तो संकीर्ण तो याद आ जाएगा, तुम्हारा शब्द है संकीर्ण पथ। ये दोनों बातें सही है। कितनी चीजें हो गई। अब आप सिर्फ अंडवाहिनी के भाग पढ़े, कितने भाग हो गए, तीन। पहला जो कि ओवरी की परिधि से लगा हुआ भाग है, उसे आपने कीपक कहा, इसकी उंगली सदृश रचना को फिब्रिल कहा। इमेजिन करो कि जब यहां से ये टूटा,
ओवरी टूटी और सेकेंडरी oocytes स्वतंत्र हुई। सेकेंडरी oocytes स्वतंत्र हुई। अब मान लो ये ओवरी है, ये टूट रही है और ये सेकेंडरी oocytes ऐसे इसके चारों तरफ है, तो ये सेकेंडरी oocytes की है फेब्रिल्स। वैसे सॉरी, सेकेंडरी oocytes की नहीं, मतलब क्या कहते हैं इसको, ये फेब्रिल्स। ओके, फैलोपियन ट्यूब की है फेब्रिल्स। सेकेंडरी oocytes को क्या कर लेगी, कलेक्ट कर लेगी, एकत्रित कर लेगी। तो फेब्रिल जो फिब्री है इसका काम क्या है, फिब्री का अगर काम देखो तो क्या है इसका काम, सेकेंडरी oocyte का कलेक्शन। झालर का काम क्या है, अगर काम की बात करें हम तो हम क्या कहेंगे, ये सुंगली सदृश रचना या झालर की कार्य क्या है, अरे बोलोगे तो, सेकेंडरी oocytes का कलेक्शन। हिंदी क्या होती है, सेकेंडरी oocytes का को एकत्रित करना, को नहीं, तो हिंदी क्या होगी, कलेक्शन की हिंदी क्या होगी, एकत्रित तो उर्दू शब्द हो जाएगा, एकत्रित, इकट्ठा करना। चलो कलेक्शन ही लिख देते हैं, क्या करना है, सही शब्द तो मिल नहीं रहा हिंदी में, कलेक्शन गया तो हिंदी। सेकेंडरी oocyte को कहा, ये कहाँ गया मेरा, सेकेंडरी oocytes का कलेक्शन, सही शब्द बनेगा सेकेंडरी oocytes का कलेक्शन। तो हमने सेकेंडरी oocyte का हमने क्या कर दिया, कलेक्शन कर, क्लियर हो यहाँ तक। अब देखो तुम जब इसको लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, यही नोट्स बनेगी, बनवाए भी है ना ऐसे। दूसरी चीज देखो, जब ये फेब्रिल्स इसको कलेक्ट करेगी तो कहाँ भेजेगी, ये क्या कहते हैं इसको, इनफंडीबुलम, हाँ कीपक, इनफंडीबुलम ही है, इनफंडीबुलम में, और इनफंडीबुलम में जब ये पहुंचेगा तो देखो इस पूरे डक्ट के अंदर ऐसे डक्ट है, इस डक्ट के अंदर फिब्रिल तो ऐसे कलेक्ट कर रही है, लेकिन इस डक्ट में ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अगर डक्ट ऐसे कंस्ट्रक्ट होगी, ये डक्ट ऐसे, अगर मान लो ऐसे इसने यहाँ पे कलेक्ट किया, ये फेब्रिल ने कलेक्ट किया इनफंडीबुलम में, तो इनफंडीबुलम में अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन हो, नीचे से ऐसे सपोज करो ऐसे कंस्ट्रक्शन, तो ये चीज आगे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, और जब आगे पहुंचेगी तो कहाँ पहुंच गई, एम्पुला में, कहाँ पहुंच गई, एम्पुला। चाहे कंस्ट्रक्शन कितना भी तेज हो, एम्पुला चौड़ा है और आगे वाला हिस्सा कैसा है, पतला है। तो अब जो आपका सेकेंडरी oocytes है, ये isthmus में नहीं जाएगा, ये कहाँ रुक जाएगा, एम्पुला, एम्पुला के आगे ये कदापि नहीं जाएगा। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि देखो भाई, फीमेल गैमिट चलने वाली नहीं है, फीमेल गैमिट अचल होती है, वो चलेगी ही नहीं। आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ चल के तो गई, मैं कहूंगी कि कहाँ चली, फेब्रिल ने कलेक्ट किया और कंस्ट्रक्शन के कारण, ये तो फेब्रिल का कंस्ट्रक्शन, यहाँ भी अगर आप कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हो, ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हो, तो इसके कारण ये यहाँ से चला गया एम्पुला में, क्योंकि ये हिस्सा पतला है और ये हिस्सा चौड़ा है, तो आराम से पहुंच गया वहां। लेकिन आगे ये अचानक से क्या हो गया, पतला संकीर्णित पथ बना लिया है, जिसे आप क्या कह रहे हो, समझते हो, अब ये आगे चल के नहीं जाएगा। आप फर्टिलाइजेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि अभी यहाँ तक किसको आना पड़ेगा, डोली बारात लेकर के, इस मेल गैमिट को आना पड़ेगा। जनरली बारात तो मेल ही लेके आता है, तो यहाँ भी कौन आएगा, मेल आएगा। कैसे आएगा वो बात सीखेंगे। तो फिलहाल हमारी, हाँ ठीक है, डांस करते हुए है ना, कोई बात नहीं। फिलहाल तो हमारा जो सेकेंडरी oocytes है वो कहाँ पहुंच चुका है, एम्पुला। मस्ती करो लेकिन चीजों को इग्नोर नहीं करो। इसे हम कहाँ पहुंचा दिए, एम्पुला में, ठीक है, एम्पुला में पहुंचा दिए। और ये जानते हो, ये मात्र 24 घंटा इंतजार करेगी, अगर स्पर्म आया तो ठीक, नहीं तो ये खत्म कर लेगी खुद को, क्योंकि इसकी जो लाइफ टाइम है ना, इसका जो जीवन अवधि है वो कितना है, 24 घंटा। तो 24 घंटे के अंदर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं आया तो
समझ रहे हो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हारा एक हिस्सा कवर होता है जिसे क्या कह रहे हो, अंड वाहिनी। चलो तुम किसकी तरफ, यूट्रस की तरफ। तुम साफ देख रहे हो कि दोनों तरफ की अंडवाहिनी जब मिली है तो ये यूट्रस का निर्माण कर रही है तो ये भी डक्ट ही, वाहिनी ही तो है, दिख तो रही है। तो जरा इससे मिल लेते हैं। नोट्स कहाँ तक प्रिपेयर किए हो जी? फीमेल खत्म हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है ना फीमेल का, वो नहीं कराया है ना? चलो ठीक है, तो पहले पढ़ लो फिर वहां तक चलेंगे। हाँ, तो अब हमें किससे मिलना है, वॉल ऑफ यूट्रस से, यूट्रस से मिलना है। चलो यूट्रस से मिल ही लो, क्या करना है। यूट्रस की जो वॉल होती है वो काफी जी मोटी होती है। मैं सिर्फ अगर यूट्रस की वॉल दिखाऊं तो देखो ये काफी मोटी वॉल होती है, ये मोटी वॉल दिख रही है। और 3 परतें होती हैं इनके ऊपर, एक नहीं 3। ये देखो, अभी तो 2 ही दिख रही हैं। कह रहे हैं, मेरे साथ बेईमानी क्यों की जा रही है, मुझे ऐसे ही पतला क्यों छोड़ा गया। अरे भाई तू तो कलर ही चेंज कर रहे हैं, उससे भी मोटा कर लो। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये पूरी वॉल है। इसी में तो इम्प्लांट करना है हमको, इसी में लाके ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर देना है, लगा देना है। खाली जगह में लगाओगे तब थोड़े 9 महीना बिता पाओगे। तुम क्या सोचते हो, तुम यहाँ पैदा हो मतलब यहाँ रहे हो माँ के अपने गर्भ में? नहीं, तुम इस दीवार के अंदर रहे हो, और दीवार के अंदर रहने के लिए दीवार को तो मोटा होना पड़ेगा ना। और सबसे बाहरी जो परत होती है इसकी, वो बिचारी टाइप की होती है, मतलब वो पतली होती है। वो परत तुम्हारी, तो तुम्हें साफ साफ 3 परतें दिखी, और इन 3 परतों के चक्कर में तुम देख सकते हो कि तुम्हारी बाल काफी मोटी हो। ये तीनों परतें यूट्रस की गर्भाशय की क्या बना रही हैं, दीवार बना रही हैं। ये तीनों परतें गर्भाशय की क्या बना रही हैं, दीवार बना रही हैं। ये देखो, तो तुम्हारा अंडवाहिनी खत्म, और क्या शुरू है, क्या देख रहे हो फिलहाल तुम, यूट्रस यानी गर्भाशय। यूट्रस की हिंदी गर्भाशय होती है ना, गर्भाशय, गर्भाशय देख रहे हो। चल, गर्भाशय की दीवार तुम्हें काफी मोटी दिख रही है, और ये 3 भागों में सबसे बटी हुई भी दिख रही है। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। यार इसकी हिंदी हुई होती है क्या, पेरीमेट्रियम की? नहीं होती है, हाँ होती है यार, परिगर्भाशय, परिगर्भाशय, गर्भाशय, या क्या कहते हैं इसको, पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम हिंदी की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं जानते हो, ना तो पेरीमेट्रियम जानते हो आप, ना तो परिगर्भाशय जानते हो, तो इसलिए पेरीमेट्रियम हिंदी में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद करो क्या, पेरीमेट्रियम। दूसरा हमारा क्या होता है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मैट्रियम। और तीसरा होता है आपका इंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम।
आपकी जो गर्भाशय की दीवार है उसे आपने 3 भागों में बांट दिया और इसे आप कह लो गर्भाशयी गर्भाशय की वाल दीवार, ठीक है। गर्भाशय की दीवार या यूट्रस की वॉल ऑफ यूट्रस। तो वॉल ऑफ यूट्रस देख सकते हो इन हिस्सों में बटी हुई है। बाहर की ओर जो पेरीमेट्रियम है वो आपको देखने से समझ में आ रहा है कि ये पतली है। ध्यान से देखो तो बाहर की जो पेरीमेट्रियम है वो सबसे पतली है और यही पेरीमेट्रियम लिगामेंट की सहायता से किससे जुड़ी हुई है? पेल्विक रीजन के वॉल से जुड़ी हुई है। यूट्रस की पोजीशन भी फिक्स है, ऐसा थोड़ी कि हिलता डुलता रहता है। इसको भी तो जो आपका क्या कहते हो पेल्विक रीजन की वॉल है उससे जुड़ना पड़ेगा। तो कौन जोड़ेगा वहां पे? पेरीमेट्रियम जुड़ेगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे मोटी जो दीवार दिखाने की कोशिश की गई है वो किसकी है? मायोमेट्रियम की है। सबसे मोटी दीवार मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम की दीवार में स्मूथ मसल होते हैं, चिकनी पेशियां होती हैं। तो चिकनी पेशियां जो है आपको पता है कि स्मूथ मसल के ऊपर आपका मतलब आपकी इच्छाओं का कोई नियंत्रण नहीं होता, वो अनैच्छिक होती है। और जब बेबी पूरी तरह परिपक्व हो जाता है और वह सिग्नल भेजता है ब्रेन को, ब्रेन को जब सिग्नल मिल गया तो ब्रेन सिग्नल किसको भेजता है? मायोमेट्रियम की दीवार को। और तो ब्रेन के कंट्रोल में मायोमेट्रियम क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन करेगा। अब इमेजिन करो कि अगर ये मायोमेट्रियम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो यूट्रस छोटा होगा कि नहीं होगा? यूट्रस छोटा होगा और जो भी बेबी इसके अंदर है उसको डिलीवर करने में आसानी होगी। मेरी बात समझ में आ रही? और ये इंडोमेट्रियम की जो वाल है ना, ये चेंजेबल वाल है। ये एवरी मंथ, प्रत्येक माह मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये टूटती और बनती रहती है और यह ग्लैंडुलर भी होती है। इससे कुछ चीजें मतलब ये स्रावी भी होती हैं। एक तो इसमें काफी बदलाव होता है प्रतिमाह मासिक चक्र के दौरान, ये टूटती बनती है। दूसरी यह स्रावी भी होती है। आप तीनों को समझ लीजिए। पेरीमेट्रियम जो पेल्विक रीजन से जोड़ने के काम आती है, पतली लेयर होती है। मायोमेट्रियम जो डिलीवरी के दौरान, मास्टुरेशन के दौरान स्मूथ मसल्स से बने होने के कारण ब्रेन के कंट्रोल में या किसी विशेष हार्मोन्स के कंट्रोल में क्या करती है? कंस्ट्रक्शन करती है। और इंडोमेट्रियम जो सबसे आंतरिक परत होती है और मासिक चक्र के दौरान हर महीने टूटती और बनती रहती है। ठीक है, जब हम उनसे साइकिल बताएंगे तो आपको ये मैं बताऊंगी कि देखो इसके टूटने से क्या होगा। तो मैं थोड़ी सी चीज यहाँ तुमको दिखा दूं, जरूरी भी है। मान लो इस इंडोमेट्रियम के अंदर फ्लक्सेस फ्लक्सेस ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स, फ्लक्सेस ऑफ क्या है? ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के जाल है। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो कि अगर इंडोमेट्रियम टूटेगी तो क्या ये ब्लड वेसल्स की जाल नहीं टूटेगी? टूटेगी ना। अगर मैं इस इंडोमेट्रियम को तोड़ू, इमेजिन करो, देखो मैंने इंडोमेट्रियम तोड़ा, मैंने इंडोमेट्रियम तोड़ा, इंडोमेट्रियम तोड़ा। यहाँ देखो ये इंडोमेट्रियम इतना थोड़े टूटेगी, एकदम से थोड़े टूटेगी। अब ये तो गलती से टूट गई। चलो, इंडोमेट्रियम को तोड़ रहे हो तो तुम देख सकते हो कि इंडोमेट्रियम को तोड़ते समय क्या टूट रही है? ब्लड वेसल्स। और अगर ब्लड वेसल्स टूटेगी तो ब्लीडिंग शुरू होगी कि नहीं होगी? ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर यहाँ से ये ब्लड वेसल्स टूट रही हैं तो क्या रिलीज करेंगी? ब्लड। इंडोमेट्रियम टूट रही है तो क्या रिलीज करेगा? क्लॉट। क्लॉट रिलीज करेगा। तो क्लॉट विथ ब्लड सर्विक्स से होते हुए, वेजाइना से होते हुए, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के थ्रू एवरी मंथ क्या होगा? रिलीज होगा, सेक्रीट होगा। और ये मासिक धर्म का या मासिक चक्र का पहली घटना होगी। इसका मतलब कि इस पहली घटना में तो हमारी इंडोमेट्रियम टूट ही जाएगी। इस पहली घटना में तो हमारी इंडोमेट्रियम क्या हो गई?
टूट गई तो फिर से इसको बनाना पड़ेगा। हाँ, फिर से इसे बनाओगे और नहीं बनाओगे, अगले महीने में अगर बेबी को आना हो तो कहाँ लगेगा, क्योंकि बेबी तो एंडोमेट्रियम में ही जाके लगता है और एंडोमेट्रियम तो तुम तोड़ चुके हो। तो उस सेक्रीशन के बाद वाली फेज में सेक्रीशन तो हो गया, ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग के बाद फिर से हम इस इंडोमेट्रियम को क्या करने वाले हैं, मोटा करने वाले हैं। फिर से हम इंडोमेट्रियम को क्या करने वाले हैं, तो बताओ हर महीने ये चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, टूट रही है और फिर बन रही है, और टूट रही है तो स्रावी भी कर रहा है, ब्लड को सेक्रेट कर रही है, तो इसका काम ये ग्लैंडुलर है, इसका काम श्रावण है, और हर महीने चेंज होना है। पर मायोमेट्रियम को चेंज मत कर देना, मायोमेट्रियम तो अपनी जगह पे रहेगा और सिर्फ तभी इसमें कंस्ट्रक्शन होगा जब बेबी डिलीवर करना होगा या पास्चुरेशन की घटना को अंजाम देना होगा। और जो तुम्हारी पेरीमेट्रियम, वो तो आपको पता ही है, जाके पेल्विक रीजन से क्या हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना? चलो अब हमारे पास क्या बचा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अच्छा देखो, यूट्रस का ये हिस्सा अचानक से पतला हो गया और इसे हम क्या कहते हैं, सर्विक्स, और फिर ये यहाँ आकर के फैल गया, तब इसे क्या कहोगे, वेजाइना। हमारे सिलेबस में इन दोनों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो सिर्फ ये जान लो कि इस सर्विक्स को अच्छा ठीक है, बस इसे हम सर्विक्स कहते हैं और इसकी इस कैनाल को हम, अच्छा ठीक है, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं और ये बेजाइना, सर्वाइकल कैनाल और बेजाइना मिलकर के वर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। चलो तो इसको अगले लेक्चर में डिटेल डिस्कस करेंगे, भी जाओ आप लोग।